राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी है। यह खबरों में क्यों है? भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जैसा कि सेना द्वारा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति ने भारतीय सेना अधिनियम 1950 के तहत अपनी अधिकारिता का उपयोग किया, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 310 और अन्य संबंधित शक्तियों का भी उपयोग करके उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की। सेना मेजर की क्रियाओं और उसके बाद की सेवाएं समाप्ति में नैतिक चिंताएं क्या हैं? नैतिक उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं। मार्च 2022 में आरंभित एक सेना जांच ने मेजर द्वारा की गई खामियों और नैतिक उल्लंघनों का खुलासा किया, जिसमें वर्गीकृत जानकारी का साझा करना, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव से संबंधों की जांच शामिल थी। मेजर के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर गुप्त दस्तावेज होना सेना नियमों के विरुद्ध था। ये क्रियाएं महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को उठाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती थीं। राष्ट्रपति की अधिकारिता और कानूनी आधार। राष्ट्रपति ने भारतीय सेना अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 18 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार और अन्य संबंधित सक्षमताओं के साथ मेजर की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने के आदेश जारी किए। यह कार्रवाई स्थापित कानूनी प्रावधानों के ढांचे में कार्यकारी अधिकार का प्रदर्शन करती है। यह नैतिक मानकों को उचित बनाए रखने और सेना की अखंडता को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। व्यापक प्रभाव और चल रही जांचें। सेवानिवृत्ति के आदेश फौजी बलों में नैतिक व्यवहार, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को उजागर करते हैं। इसे दर्जनेदार और लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेखनीय है, जो इस समूह के सदस्यता से जुड़े सोशल मीडिया नीति उल्लंघन के लिए हुई है, जो नैतिकता के महत्व को बढ़ाता है। यह मामला सेना की सतर्कता और सक्रियता को दर्शाता है, जो सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों और कर्तव्य के प्रति ध्यान देने में व्यस्त रहता है। गुप्त सैन्य जानकारी और काउंटर इंटेलिजेंस चिंताओं की सुरक्षा के लिए जारी प्रयास असमय है, जिसमें संविधान के आधारित कर्तव्यों का पालन और उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करना भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311 क्या हैं, जो सिविल सेवाओं से संबंधित हैं? भारतीय संविधान का अनुभाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं को विचार करता है। अनुच्छेद 309 संघ और राज्य विधानमंडल को सक्षम बनाता है, जो संघ या किसी राज्य के कार्यों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करें। अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों को छोड़कर संघ के सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार काम करते हैं और राज्य के सिविल सेवक उस राज्य के गवर्नर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अंग्रेजी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। लेकिन सरकार की यह शक्ति पूर्णतः अमित है नहीं। अनुच्छेद 311 है। अनुच्छेद 311 एक कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो या तो ऑल इंडिया सेवा का हो या राज्य सरकार का, उसे उसी अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त किया था। अनुच्छेद 311(2) कहता है कि कोई भी सिविल सेवक निर्धारित नहीं किया जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता और नौकरी के रैंक में कमी नहीं की जा सकती है, सिर्फ उस जांच के बाद जिसमें उसे आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का एक विवेकपूर्ण मौका दिया गया हो। अनुच्छेद 311 है। अनुच्छेद 311(1) कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो या तो ऑल इंडिया सेवा का हो या राज्य सरकार का, उसे उसी अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त किया था। अनुच्छेद 311(2) कहता है कि कोई भी सिविल सेवक निर्धारित नहीं किया जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता और नौकरी के रैंक में कमी नहीं की जा सकती है, सिर्फ उस जांच के बाद जिसमें उसे आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का एक विवेकपूर्ण मौका दिया गया हो। सेना अधिनियम 1950 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं? नामांकन और सेवा की शर्तें।
इसमें सेना के कार्यकर्मियों के नामांकन और सेवा की शर्तों की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति की शर्तें शामिल हैं। अनुशासन और आचरण। सेना अधिनियम विधि में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। इसमें अनैसर्गिकता, डिजर्शन, अवज्ञा और एक सैनिक के लायक आचरण जैसे विभिन्न अपराधों और उनके दंडों का विवरण शामिल है। कोर्ट मार्शल। यह अधिनियम सैन्य कार्यकर्मियों को अपराधों के आरोप में आरोपित करने के लिए कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसमें सामान्य कोर्ट मार्शल, जीसीएम, जिला कोर्ट मार्शल, डीसीएम और सारांशिक सामान्य कोर्ट मार्शल, एसजीसीएम जैसे विभिन्न प्रकार के कोर्ट मार्शल को परिभाषित किया गया है। आरोपितों के कानूनी अधिकार। इस अधिनियम में आरोपितों के कानूनी अधिकार और सुरक्षा उन्हें संरक्षित करने के लिए विवर्णित किए गए हैं, जिसमें कानूनी प्रतिनिधि का अधिकार, मौन रहने का अधिकार और अपील का अधिकार शामिल है। नजरबंदी। यह अधिनियम कुछ परिस्थितियों में सैन्य कार्यकर्मियों की नजरबंदी की अनुमति देता है, जैसे जब वे सेना की सुरक्षा या अनुशासन के लिए एक खतरा माने जाते हैं। सेवा ट्रिब्यूनल। सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल अधिनियम 2007 ने सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल को स्थापित किया है, एक विशेषज्ञ न्यायिक निकाय जो सैन्य विषयों से संबंधित अपीलों और याचिकाओं को सुनने के लिए है। विविध प्रावधान। यह अधिनियम विविध प्रावधानों को शामिल करता है, जिसमें साक्ष्यों की सुरक्षा, जज वकीलों की नियुक्ति और शपथ प्रशासन के नियम शामिल हैं। रणनीतिक बल कमांड। 2 संयुक्त सेना कमांड हैं, रणनीतिक बल कमांड एसएफसी और अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी, जिन्हें 3 सेवाओं के अधिकारियों द्वारा परिसंचालित किया जाता है। रणनीतिक बल कमांड एसएफसी देश की परमाणु संपदाओं के प्रसारण और परिचालन नियंत्रण का ध्यान रखता है। यह 2003 में बनाया गया था, लेकिन इसके पास कोई विशिष्ट भौगोलिक जिम्मेदारी नहीं होती है और निर्धारित भूमिका होती है, इसलिए यह एक संकलन थिएटर कमांड नहीं है, बल्कि एक संकलित कार्यात्मक कमांड है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The value of the vote of each MLA varies from state to state. 2. The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. Which of the statements given above are correct? Question second. Consider the following statements. 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?